हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और बोर्ड्स के लिए जमकर मेहनत कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, आपकी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कौन सा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये आपकी केमिस्ट्री का सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, ताकि एग्जाम से बस एक दिन पहले हम लोगों को ऊपर ऊपर से देखना पड़े कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कार्बन एंड कंपाउंड शुरू करने से पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि ये आता किस केमिस्ट्री के अंदर है। भाई हमारी केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, वही अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट हो गया, आपका एनिमल हो गया। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड दैट वर आइसोलेटेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये नहीं आएगा, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल और प्लांट। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, यूरिया, शुगर्स, फैट, ऑयल्स, डाइज, प्रोटीन्स एंड विटामिन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ही क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कार्बन के बारे में ही पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई कार्बन क्या होता है, क्या इसका एटॉमिक नंबर है, क्या इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बताइए। तो पहला देखते हैं हम लोग, अर्थ क्रस्ट कंटेन ओनली 0.02% ऑफ कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन इज मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट एज इट फॉर्म ग्रेटर नंबर ऑफ कंपाउंड दैट आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। इसीलिए पढ़ते भी हैं यार कि अपनी डेली लाइफ में कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स देख ले, तो हमें पता भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो कितना, 10-20 भी नहीं भाई, ये कितना बनाता है? 3.5 मिलियन कंपाउंड्स कार्बन क्या करता है? फॉर्म करता है। नेक्स्ट, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ओके, विच हैज एटॉमिक नंबर, बताइए, 6। एटॉमिक नंबर 6 है, तो एटॉमिक मास कितना होगा इसका? 12। ओके, एटॉमिक मास 12 होगा। इट अकर्स इन नेटिव स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, मतलब अकेले भी मिलेगा और क्या, किसी के साथ कंबाइन होकर भी मिलेगा। ठीक है, दोनों तरफ से मिल सकता है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, अब हम देखेंगे कि कार्बन आयंस फॉर्म नहीं करता। आयंस क्या होते हैं भाई? कभी आपने अपनी जिंदगी में इसको देखा होगा, ठीक है, इसको नहीं तो कम से कम इसको देखा होगा, सोडियम। तो ये क्या है हमारे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहा है ना, तो यही हमारे क्या है? आयंस है। दिस इज योर कैटायन एंड दिस इज योर एनायन। ठीक है, तो कैटायन और एनायंस है। तो आपने कभी देखा कि कार्बन कुछ पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है या कुछ नेगेटिव फॉर्म कर रहा है? कभी देखा है ऐसा? कभी भी नहीं देखा होगा बेटा। कभी कार्बन जो है आयंस फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्यों भाई। तो आयंस फॉर्म करने के लिए आपको 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो आप इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को अपना, या फिर इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। ठीक है, तो देखते हैं भाई। इन केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अभी मैंने बताया इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 4। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई वैलेंस शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन, जिनको हम बोलेंगे 4 वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इट नीडेड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। या तो सब हमारे इलेक्ट्रॉन या तो डुबलेट पूरा करना चाहते हैं या ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। या तो भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन देकर अपना डुबलेट कंप्लीट कर लेगा। 2 ही ऑप्शन है इसके पास, बट ये अभी हम देखेंगे कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए, इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। बट दिक्कत क्या आती है? फॉर्मिंग, देखिए भाई, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 नेगेटिव चार्ज, 2 तो 2। तो यहाँ अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 4 नेगेटिव आएगा, जिसको हम एनायन बोलेंगे। ठीक है, but it will be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on the 10 electron that
इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास जब कार्बन था तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 4 से वो 6 से वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। बट प्रोटॉन्स तो 6 ही है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की जो नंबर रहेगा वो तो 6 ही रहेगा, वो तो चेंज होने नहीं वाला। तो जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेगा, जो हमारा न्यूक्लियस और वो पूरा एटम हो जाएगा बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखते हैं कि चल ठीक है भाई, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है। बट लूज करने के लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए लूज करने के लिए, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही नहीं होती कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज भी कर पाए। और ज़रा इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देता तो इलेक्ट्रॉन बचे कितने, फिर 2 बचे, 4 लूज कर दिए, ठीक है। 2 बचे पर अभी भी हमारे जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो अभी भी 6 ही हैं। तो ये 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेंगे, फिर हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, पूरा एटम ही अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें ऐसे बनना चाहिए था पर नहीं बनता है। बट इट विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो भाई ना ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो कहता है कार्बन की भाई कुछ जुगाड़ करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे भी रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जिससे मैं कंबाइन करूंगा उसके भी रहेंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है या वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। तो देखिए कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा वो, और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो क्या बन जाते हैं भाई, कोवेलेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं। जरा देखिए कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते कैसे हैं। एक बात बताओ, कार्बन ने जो फंडा अपनाया बाकी भी तो अपना सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि कार्बन ही कोवेलेंट कंपाउंड बने, बाकी भी बन सकते हैं ना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखते हैं, अपना सबसे सिंपल मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का देख रहे हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला है, मैं H लिखूँ या H2 लिखूँ, मॉलिक्यूल क्या होगा, H2 होगा, ठीक है। तो भाई हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास दूसरे वाले के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या कहेगा कि भाई मैं तेरा एक इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ, ले लेता हूँ, पर ऐसा नहीं है, तू भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले और हम लोग क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। शेयर करने से क्या बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस विल बी योर कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल भी Cl2 होगा, ठीक है। क्लोरीन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्लोरीन हम लोग बनाते हैं, ज़रा क्लोरीन 7 बना दिए, एक और क्लोरीन बना देते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े डिफरेंट दिखा देते हैं, ठीक है भाई। इसको ना 8 बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है, और इसको 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी एक ही चाहिए। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इधर देखो ये भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है मिथेन। मिथेन कहाँ मिलता है बताइए। मिथेन आपने कभी बायो में सुना होगा कि मार्शी लैंड्स में मिलता है, ठीक है। तो कार्बन का हमारा एटॉमिक, हमें पता है कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अब कार्बन किसके साथ जुड़ेगा भाई, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। इधर देखो, इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इस हाइड्रोजन को भी भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो था ही उसके पास। तो क्या बन गया मॉलिक्यूल, नहीं भाई, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए दे, तो कार्बन को शेयर करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 ही तो हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो क्या कार्बन 8 हो गया, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मॉलिक्यूल भी आपका स्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो ये भी हमारा क्या है, एक
कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्डिंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं O2। O2 देखते हैं। हाँ भाई, O2 का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 हैं, 2 और चाहिए 8 बनने के लिए। ठीक है, इसको कितने चाहिए? ये भी सेम, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। यहाँ पे देखो बॉन्ड बन गए, एक की जगह 2 बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा O2 हो गया। आपके लिए एक होमवर्क है भाई, ये बना के देखना नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल का आपको ये खुद बनाना है। नेक्स्ट देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं क्या हो रहा था कि कहीं कहीं ना हमारा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा था, कहीं अभी ऑक्सीजन में देखा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है, जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, Cl का देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो तब क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनेगा भाई। और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तब बनेगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो वही लिखा हुआ था उस स्लाइड में। जब आप नाइट्रोजन का बनाएंगे ना तो देखना, पक्की बात है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे होंगे तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, 2 हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड, 3 हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, यही लिखा है। ठीक है, समझ आ गया इतना तो हमें। अब आगे देखते हैं भाई। अब देखेंगे कि भाई हमने ना कोवेलेंट तो पढ़ लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो बने उनकी भी तो कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी, कुछ अलग होता होगा ना आयनिक कंपाउंड से। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले देखते हैं कि अभी हमने देखा पहला पॉइंट कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स बना रहे थे क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कहीं आयंस देखा था आपने पीछे कि Na है या Mg+2 है या Al+3 है, कहीं आयंस नहीं थे वहाँ पे। तो ये हमारे क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, एक तो एक अकेला एटम हमारा क्या है? बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो वही लिखा है मॉलिक्यूल्स में मेकअप द कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, O2 हो गया, N2 हो गया। नेक्स्ट देखिए, अच्छा कभी आपने सुना सिर्फ ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर ऑक्सीजन बोला जा रहा है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका बॉन्ड बनाएगा, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, अभी हमने यहाँ पे लास्ट में एग्जांपल देखे। नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होगा? जो हमारे कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज इन गैसियस स्टेट। ठीक है, वो सॉलिड में भी मिलेगा आपको, लिक्विड में भी मिलेगा और गैस में भी मिलेगा। एग्जांपल्स देखते हैं भाई। ऐसा क्या है कि हमारा जो डायमंड है वो सॉलिड में मिलेगा, हमारा H2O जो है लिक्विड में मिलेगा, और जो हमारा CH3 अभी मैंने बताया मार्शी गैस जो है आपकी, वो किस में मिलेगी? गैस है वो भाई, गैस में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्टल लैटिस। कोवेलेंट कंपाउंड जो है दोनों क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स भी बनाएंगे और नॉन क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्रिस्टलाइन भी होता है और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऐसे समझो अरेंज होते हैं, मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ए के नीचे फिर बी के नीचे ए, तो मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। और नॉन क्रिस्टलाइन कुछ भी कहीं पे भी अरेंज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी, कि भाई किस में घुलता है, इसके घुलने की क्षमता क्या है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वो वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, या बोल सकते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो क्या वो सब किसी में भी नहीं घुलेंगे? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। वो जो पोलर सॉल्वेंट, जो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में नहीं घुलेंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या करेंगे? घुल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, सच एज आपका बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, ये सारे आपके क्या है? नॉन पोलर
सॉल्वेंट्स, तो इसमें क्या करेंगे वो घुल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं घुलते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट्स में आपको घुलने के लिए क्या चाहिए, आयंस की नीड होती है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर में डिसॉल्व हो जाएंगे पर आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और प्रॉपर्टीज क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, भाई रट लो, सिर्फ दो ही आपके केसेस होते हैं जब आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। सबसे पहले उसमें फ्री आयंस होने चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कहीं पे भी अभी हमने फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखे, कहीं पे भी आयंस देखे नहीं, तो इसका मतलब क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकली क्या होंगे, पुअर होंगे, ठीक है। और देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो उनकी जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उनके बीच में क्या होती है, बहुत वीक होती है। तो हम आसानी से क्या कुछ भी एनर्जी देंगे और हीट देंगे तो वो टूट जाएगी, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, उसकी वीक फोर्स है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी वीक हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, ये है आपका S8 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा हमारा बढ़िया सा है कि ये भाई ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इससे भी वो कर रहा है और इससे भी शेयरिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज़रा इमेजिन करो, हम सल्फर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वैलेंस्ड, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की और नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की और नीड है। तो ये क्या करेगा, साइड वाले से ना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। ऐसे ये भी क्या करेगा, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए साइड वाले से, इसने भी इससे आगे वाले से इलेक्ट्रॉन लिए, इसने भी आगे वाले से इलेक्ट्रॉन लिए, इसने भी ऐसे ही किया। तो ऐसे कर करके हमारा जो एक ऐसा फूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्या हो रही है, शेयरिंग तो 2 ही में हो रही है, ठीक है। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो आपका मॉलिक्यूल होगा ये दिख तो अभी फूल जैसा रहा है बट ये एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन होती है। तो एग्जिस्ट किस में करेगा, ये एग्जिस्ट ऐसे क्राउन शेप स्ट्रक्चर में करेगा। गिन ले भाई अपने सल्फर कितने होने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हमारे सल्फर। तो ये किस में एग्जिस्ट करेगा, क्राउन शेप स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। याद कर लेंगे, एसिड मॉलिक्यूल आपका आया हुआ क्वेश्चन है CBSE में। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं भाई, क्या क्या पढ़ा था हमारा, कि पुअर कंडक्टिविटी होगी हमारे कोवेलेंट कंपाउंड की, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट्स में मिलेगा, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी हो गया। हाँ जी भाई, नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्बन की बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन क्या करता है, कार्बन या और भी चीज़ें, हम लोग तो कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, कि कार्बन ना एक फॉर्म के अलावा दूसरे फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है। कि एक हमारा ग्रेफाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है पर रहेगा तो कार्बन ही, दूसरा हमारा डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और तीसरा हमारा फुलरेंस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। किसी भी फॉर्म में हमें कार्बन मिल सकता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, एलोट्रॉफी। तो देखते हैं, एलोट्रॉफी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स। ओके भाई, अलग अलग फॉर्म्स में मिलना उसी को कहते हैं। ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। रट लेंगे इस बात को कि भाई क्यों डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्योंकि उनमें कार्बन का अमाउंट कितना भी हो सकता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक बात समझो कि ग्रेफाइट है वो भी कार्बन ही है, कार्बन C, हमारा डायमंड है कार्बन तो कार्बन ही रहेगा, और फुलरीन है वो भी हमारा क्या है, कार्बन ही रहेगा। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा वो किसकी करेगा, कार्बन की भाई, और किसकी, ऑक्सीजन थोड़ी बन जाएगा कार्बन, ठीक है। तो इसलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। 3 एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, फर्स्ट इज योर ग्रेफाइट, नेक्स्ट योर डायमंड एंड थर्ड इज फुलरेंस, ठीक है। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई ये एग्जिस्ट करते कैसे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला आता है हमारा ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट आप लोगों ने अपना जो पेंसिल वगैरह यूज़ करते हो तो पेंसिल की जो लीड होती है, लीड में देखा होगा, उसको स्क्रैच करके देखना, वो क्या है आपका ग्रेफाइट है। जब उसको कभी थोड़ा सा स्क्रैच करोगे या निकालोगे तो उसको ऐसे ऐसे करके देखना, वो स्मूथ और स्लिपरी होता है, ठीक है। तो वो किस वजह से आता है ज़रा इसको ही देखेंगे हम लोग। ग्रेफाइट इज योर ग्रेश ब्लैक सब्सटेंस विच एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, ग्रेश और ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। जस्ट मैंने बताया कि आप उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखना, आपको वो स्मूथ और स्लिपरी दिखेगा, ठीक है। इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन जो हमारा मैंने बताया कि जितने भी हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। बट एक केमिस्ट्री में वर्ड सुना होगा, ठीक है, ये क्या है हमारा एक्सेप्शन है भाई, ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बाकी नहीं होते, बाकी जनरली नहीं होते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट क्या होता है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज बॉन्डेड इट्स 3 नेबरिंग कार्बन एटम इन द सेम प्लेन बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। क्या बोला भाई कि यहाँ पे ना एक कार्बन उठा के देख लेते हैं, ये कार्बन, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन ना आपकी 3 अलग अलग कार्बन से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जो भी आपका कार्बन, कोई सा भी कार्बन उठा के देख लो, ये वाला कार्बन है आपका, ये भी आपका 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा होगा। तो भाई ये ऐसे ही क्या करते हैं, कार्बन अपने नेबरिंग 3 कार्बन से बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो जाता है, वो एक हेक्सागोनल रिंग जैसा बन जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और दूसरा जो ये लेयर्स आपको दिख रही है, इनके बीच में होगी वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस के बारे में आपको ये समझना है कि वो वीक फोर्सेस होती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप प्रेशर लगाओ तो इसलिए वो हमारा क्या, एक जो हमारी ये एक स्लाइड दूसरे, ये हमारा एक प्लेन, दूसरी ये हमारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, रब करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए वो स्लिपरी और स्मूथ जैसा दिखता है हमें, ठीक है। The various layers of carbon atom in graphite are held together by weak van der Waal forces, ठीक है, van der Waal forces से होती है। Hence layer of graphite can easily slide over to one another which make graphite lubricant soft and greasy in touch, ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, graphite is soft, slippery to touch, okay। Next, density is 2.3 gram per ml. Crystal of graphite are hexagonal, colored क्या था हमारा, ग्रेश ब्लैक था, एंड ओपेक, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ओपेक होता है हमारा। ट्रांसपेरेंट हम अभी आगे देखेंगे, हम लोगों का क्या होगा, डायमंड होगा, ठीक है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3, ये याद रखना भाई, कितने कार्बन, 3 कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। ग्रेफाइट इज स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देख चुके हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ ग्रेफाइट। अगर तुम लोगों से कभी पूछ ले कि ग्रेफाइट क्यों होता है, तो इसलिए होता है कि कार्बन हमारे 4 बॉन्ड बना सकता है भाई, पर वो कितने ही बनाता है, 3 ही बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाता है, तो इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट यूज ऑफ ग्रेफाइट। हम ग्रेफाइट यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट फॉर हैवी मशीनरीज, used for making pencil leads, used in making crumbles for melting substances। ये क्या होता है, हमारे ना ऐसे पॉट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, इसको ना हमें पता है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो इनको हम लोग बनाते हैं ताकि किसी और को इसमें पिघला सके, बाकी सब्सटेंसेस या बाकी एलिमेंट्स को इसमें पिघला सके, ठीक है। यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल, ठीक है। नेक्स्ट भाई डायमंड पे आ जाते हैं, डायमंड की खास बातें पढ़ते हैं। डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ द एलिमेंट कार्बन विद एटम अरेंज्ड इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड आर जनरली ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होते हैं। हम लोगों ने ग्रेफाइट में क्या पढ़ा था, हेक्सागोनल होते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल क्यों होते हैं भाई, क्योंकि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। देख लेते हैं जरा, इस कार्बन के बारे में बात करते हैं। 1 2 3 एंड 4 दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। 4 हमारे क्या कार्बन से
तो हमारा ये 3D स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। Thus, this strong bonding is the reason for its hardness and high density. मोस्टली हमारे जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते, बट ये हमारा क्या है, डायमंड एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड, इवन सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रेगुलर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा, तो सबसे पहला हमारा यही है, इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, डेंसिटी इज 3.5 ग्राम पर ml। क्रिस्टल ऑफ डायमंड आर ऑक्टाहेड्रल, कलरलेस, पता है अभी देखा हम लोगों ने, एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उसमें क्या था, हेक्सागोनल, एंड नेक्स्ट इज योर कलर्ड, एंड देन फिर योर ओपेक, ठीक है। In the structure of diamond, each carbon atom is covalently bonded to 4 other carbon atom to form a 3D rigid structure, ठीक है, सेम अभी पढ़ चुके हैं। डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। यूज ऑफ डायमंड देखते हैं, इट इज यूज्ड इन कटिंग ग्लास एंड ड्रिलिंग रॉक्स, भाई हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो हम लोग ग्लास को काटने के लिए या रॉक्स में ड्रिल या छेद करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, अपना डायमंड यूज करेंगे। यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, ऑब्वियस, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट, ठीक है। Diamond is used for making high precision thermometers because it has an extraordinary sensitivity, तो हाँ ठीक है भाई, जो हमारा थर्मोमीटर्स वगैरह होते हैं भाई, ये इतना हार्ड सब्सटेंस है, तो हम लोगों का थर्मोमीटर्स वगैरह इसी से बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब यूज़ करेंगे तो हीट में ये क्या करेगा, ज़्यादा प्रिसाइज हमें वैल्यू देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव विंडोज फॉर स्पेस प्रोब्स, ठीक है। हमारे स्पेस प्रोब्स जो होते हैं उसमें प्रोटेक्टिव विंडो बनाने का भी यही, मतलब प्रोटेक्टिव विंडो इससे बनती है। और बाकी हमारे कैटरेक्ट में जो आई सर्जरी होती है उसमें एक टूल भी डायमंड का बना होता है, ओके। आप 2-3 याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट भाई फुलरीन देखते हैं, फुलरीन क्या होता है। फुलरीन इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन विच 60 कार्बन एटम आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप लाइक फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल जैसा शेप दिख रहा है हमें, स्फेरिकल शेप, तो ये कैसा फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसमें कितना होता है, याद रखना, कितने कार्बन होते हैं भाई, 60 कार्बन होते हैं, ठीक है। C60, एक C70 वाला भी होता है, हम लोग C60 पढ़ेंगे, ठीक है। दिस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन वॉज नेम्ड आफ्टर बकमिंस्टर फुलरीन आफ्टर वॉज नेम्ड बकमिंस्टर फुलरीन आफ्टर द अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, बकमिंस्टर फुलरीन, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उनके नाम पे दिया गया था, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी, वो इसी तरह दिखती थी। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन कंटेन 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारी 20 हेक्सागोनल रिंग बोले तो जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6, और हमारी 12 पेंटागोनल रिंग्स, 12 हमारी पेंटागोनल रिंग्स बनेंगी, ठीक है। नहीं भी याद करोगे चल जाएगा, पर बाकी चीज़ें याद होनी चाहिए। बाकी इसके यूजेस देखते हैं, लुब्रिकेंट, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट आइए आपका, अब जो ये कार्बन है भाई, इतने अभी हमने पढ़े हैं कि 3.5 मिलियन कंपाउंड्स बनाता है, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है कि भाई ये सबके साथ ही गठबंधन कर लेता है, क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत तो क्या ही होगी, पर कार्बन जो है हमारा सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बन इतने कंपाउंड्स फॉर्म क्यों करता है, कार्बन में ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है कि वो इतने कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। आपका 2019 एंड 14 में सेम क्वेश्चन आ चुका है, तो देखते हैं हम लोग। कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। पहला है कैटिनेशन, भाई रट लो, 9th क्लास में तुम लोगों ने ना मैटर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, सबको याद है मेरे ख्याल से, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे मैटर की डेफिनेशन ना याद हो। तो ऐसे कैटिनेशन की डेफिनेशन है भाई, कैटिनेशन की डेफिनेशन रट लो, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कार्बन ना कार्बन 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 से जुड़ता ही चला जाता है, बहुत ऐसे जुड़ जुड़कर बहुत लंबी चेन बना लेता है, इसी को क्या बोलेंगे भाई, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, कार्बन कार्बन से जुड़ता ही चला जाएगा, ठीक है।
टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच स्टेज एंड रिंग्स टू, हाँ ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे जुड़ेगा वो, अभी इतना हमें समझ आया कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन शो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सबसे ज़्यादा कैटिनेशन पावर किसकी होगी? हमारे कार्बन की भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेट्रावैलेंसी भाई, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। Since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atom of carbon or other atom of some other monovalent atom। क्योंकि इसकी हमारी 4 हमारी क्या है भाई? वैलेंसी है, तो ये तो कार्बन से भी जुड़ सकता है और बाकी किसी भी मोनोवेलेंट एटम से भी जुड़ सकता है। मोनोवेलेंट बोले तो जो एक ही बॉन्ड फॉर्म करे, वैसे तो दूसरे से भी जुड़ेगा, पर हम लोग अभी मोनोवेलेंट पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH4 is formed when the 4 electrons of carbon are shared with 4 hydrogen। CH4 का अगर स्ट्रक्चर बनाए छोटा सा, देखो एक हाइड्रोजन से जुड़ गया है, हाइड्रोजन से एंड हाइड्रोजन से, ठीक है। तो एक एक करके एक बॉन्ड बना लिया इसने हाइड्रोजन से। नेक्स्ट, अभी हमने देखा भाई कि जो ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। कार्बन ना कार्बन के साथ ऐसे भी जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ऐसे भी जुड़ सकता है, और कार्बन कार्बन के साथ भाई ऐसे भी जुड़ सकता है। इन्हीं को क्या बोलेंगे हम? मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की पावर है उसमें, ठीक है। इतना हो गया, 1 2 3 रीजन याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हाइड्रोकार्बन्स भाई। अब कार्बन तो पढ़ लिए हम लोगों ने, कार्बन के अलावा एक और हमें टर्म पढ़नी है हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि हमारे ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? आर द कंपाउंड्स विच आर कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका मीथेन हो गया, जैसे मैंने अभी मीथेन बनाया था भाई, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इथीन हो गया, इथाइन हो गया, ये जितने भी हमारे सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स अब हमें बढ़िया से पढ़ना है कि भाई हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं भाई, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं आपके सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें आप और ज़्यादा एडिशन नहीं कर सकते, वो आपके स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। और सैचुरेटेड हमारे जो कंपाउंड होते हैं उसका एक ही एग्जाम्पल होता है, जो होते हैं आपके एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स ये याद कर लेंगे, ठीक है। सैचुरेटेड के कितने टाइप्स? एक ही भाई, एल्केन। ऑलरेडी स्टेबल है, सैचुरेट हो चुका है, इसमें और कुछ ऐड हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वुड बी और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, मतलब थोड़ी गुंजाइश हो सकती है चीज़ों को ऐड करने की। जैसे आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ के आ रखे हो 9th क्लास में, वैसा से ही कोई कॉन्सेप्ट है हमारा। तो अनसैचुरेटेड हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एल्कीन्स और एक होते हैं एल्काइंस, ठीक है। इनको भी देखते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड कंपाउंड्स में आते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एल्केन्स मैंने उसका एग्जांपल बताया, एक ही एग्जांपल, मतलब उसका एक ही टाइप है हमारा एल्कीन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड दिखे भाई वो हमारा क्या है? अनसैचुरेटेड। सब में सारे हमारे जितने उसमें एटम होंगे सब में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH4, C2H6, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन। CH4 का तो बना चुके हैं स्ट्रक्चर, C2H6 का बना के देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड है या नहीं। देखो भाई, 2 हमारे कार्बन C2, 1 2 3 4 5 6, C2H6, इसका मतलब हमारे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है? हमारा एल्केन है, ठीक है। तो हमारा इसका जनरल फॉर्मूला हम याद कर लेंगे भाई, बहुत ज़रूरी है, ये हाईलाइट भी किया हुआ है कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। तो हम n की मतलब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। जैसे CH1 रखेंगे तो CH4 आएगा, 2 रखेंगे तो C2H6 आएगा, 3 रखेंगे तो C3H
8 आएगा। तो ऐसे हम लोग रखते चले जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम लोग के पूरी फैमिली की हम लोग निकाल सकते हैं उसका क्या, हमारा अगर मान लो कार्बन 14 है तो क्या उसका जनरल फॉर्मूला होगा, तो जनरल फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे। एग्जाम्पल्स हो गए, समझ आ गए, ठीक है। नोट देखिए ज़रा, एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, ठीक है। पैरा बोले तो लिटिल, थोड़ी, और अफीन्स बोले हमारी एफिनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि आपके ऑलरेडी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड्स है, तो इनकी टेंडेंसी नहीं होती है किसी और के साथ रिएक्ट करे। रिएक्ट कोई कब करता है कोई बंदा रिएक्ट, मतलब कभी भी कोई कंपाउंड तब रिएक्ट करेगा जब उसको क्या होगा, स्टेबिलिटी चाहिए होगी, ठीक है, वो स्टेबल होना चाहता होगा और ज़्यादा। पर अगर कोई कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल है तो वो किसी और के साथ रिएक्ट क्यों ही करेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको पैराफिन्स बोल सकते हैं। देखो, पैरा मीन्स लेस एंड एफिन मीन्स रिएक्टिविटी, तो इनकी रिएक्टिविटी लेस होती है, ओके। नेक्स्ट, अब मैंने बताया भाई अनसैचुरेटेड भी ना आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर देखो एल्कीन्स और आगे पढ़ेंगे हम एल्काइंस, ठीक है। मैंने ना कार्बन में आपको ये बताया था, ठीक है, ये बता दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड वाले भाई आपके सैचुरेटेड है, तो ये दोनों आपको दिख रहे हैं ना कि दोनों के दोनों क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे। तो ये हमारा एल्कीन्स हो गया, ये हमारा एल्काइंस हो गया। दोनों किसके टाइप हैं, अनसैचुरेटेड के, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले हमारे एल्कीन्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस, ठीक है। नेक्स्ट C2H, ये हमारे एग्जांपल्स आगे देखेंगे हम लोग। एल्कीन्स पे आते हैं, चलिए। एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, अभी पढ़ चुके हैं। एल्कीन्स, अगर इसमें लिखा है कि अगर हम एल्कीन्स में क्या करेंगे भाई, डबल बॉन्ड लगा देंगे तो 2 हाइड्रोजन एटम हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड लगाने से 2 हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला देखिए भाई, अभी हम उसका क्या लिख रहे थे, +2 लिख रहे थे ना। अभी हमने क्या करा भाई, डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अभी 2 हाइड्रोजन एटम कम हो गए, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या, बहुत ही आसान सा, CnH2n, ठीक है। 1 डालेंगे, CH क्या आएगा यार, हाँ CH2, ठीक है। और उसके बाद हमारा पहला तो बनेगा ही नहीं, पहला इसमें हम 1 तो डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 से हमारा एक भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 कार्बन चाहिए, तो इसका आप जो N शुरू करोगे, N किससे शुरू करोगे, 2 से, ठीक है, समझ आया। 1 से तो हमारा वैसे भी कभी डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ऐसे हम उसमें देखेंगे एल्काइंस में भी ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम हमें 2 कार्बन चाहिए, तो N 2 से शुरू करोगे तो C2H4 C4H8, ओके। नेक्स्ट देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n, ठीक है। कब यूज होगा, जब हम एक डबल बॉन्ड लगा रहे हैं भाई, एक डबल बॉन्ड लगा रहे हैं तो तब 2 हाइड्रोजन कम कर रहे हैं। अगर मान लो हमने 2 डबल बॉन्ड लगाए तो 2 हाइड्रोजन और उसमें कम कर देंगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला हम कौन सा वाला याद रख लें, जिसमें एक ही डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल इफ एल्कीन कंटेन्स 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फॉर्मूला विल बी चेंज इफ द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इंक्रीज। अगर डबल बॉन्ड बढ़ा देंगे तो ऑफकोर्स 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप्स, एक और बच गया था हमारा एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस क्या है, जिसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये रहा भाई, इसमें क्या है, हम लोगों ने वहाँ पे क्या करा था, हम लोग जब डबल बॉन्ड लगा रहे थे 2 हाइड्रोजन कम कर रहे थे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ट्रिपल बॉन्ड लगाते तो 4 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, इसी में हम लोग पहले एल्केन से इसको क्या करते हैं, एल्केन में बोल रही हूँ 4 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन कम यहाँ से हो गए और बाकी 2 माइनस कर दिए, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको बताया, n की वैल्यू हम किससे यूज़ करेंगे, 2 से यूज़ करेंगे, 1 से कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ही 3 की वैल्यू डालेंगे तो C3H4 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये जो इथाइलिन है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई इथाइलिन गैस जो है ना, इथाइलिन गैस होती है और आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ना राइप करने में, ठीक है, मतलब उसमें इथाइलिन रख दो और वो क्या करेगा, आसपास के जितने आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन्हें राइप कर देगा। आप बायो लोगे तो आगे बायो में पढ़ोगे। अब देखो भाई, मैंने ना 2 टाइप के कंपाउंड्स पढ़े हैं, ठीक है।
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक बीकर में मैं आपको सैचुरेटेड कंपाउंड दूं, दूसरे बीकर में मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दूं और बोलूं डिस्टिंग्विश करो, दोनों का कलर साइज, दोनों का कलर सेम है, मैंने इक्वल अमाउंट लिया है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है भाई हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। ये किसके लिए टेस्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो इसमें क्या होता है, ब्रोमीन वाटर का ना ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। ये लिया मैंने एक सैचुरेटेड कंपाउंड और ये लिया अनसैचुरेटेड। क्या करा मैंने, ब्रोमीन वाटर डाल दिया, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर डालने से जो हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड तो ऑरेंज ही रहेंगे क्योंकि ब्रोमीन वाटर का क्या था, ऑरेंज था, ठीक है। बट जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे वो कलरलेस हो जाएंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कलरलेस क्यों हो जाएंगे कि जो हमारा क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ था तो डबल बॉन्ड हट के क्या हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे हमारे Br जो होंगे अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है ना, टेंडेंसी है किसी और को क्या करने की, इनकॉर्पोरेट करने की, इनके पास नहीं है, ऑलरेडी सैचुरेटेड है, कहाँ पे Br डालोगे भाई, नहीं डाल पाएंगे। तो ऑरेंज कलर तो ऑरेंज ही रहेगा और इसमें क्या हो जाएगा भाई, कलरलेस हो जाएगा। तो यही लिखा होगा, ब्रोमीन वाटर इज एन ऑरेंज कलर सोल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट, मतलब ब्रोमीन का कलर ही हमारा ऑरेंज होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर वाइल सैचुरेटेड कंपाउंड्स डू नॉट डीकलराइज इट, ठीक है। समझ आ गया भाई, ऐसे ही हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। अब देखिए भाई, अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं हम लोग तो उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि किस किस टाइप से हम लोग उनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कार्बन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, हेंस दे आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज प्रेजेंट, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, कि अब भी हमने बताया कि भाई कार्बन तो इतने कंपाउंड्स बनाता है कि उनको क्लासीफाई करना भी तो ज़रूरी है, पढ़ेंगे कैसे इतने कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक या एसाइक्लिक, दूसरे होते हैं हमारे साइक्लिक, ठीक है। एसाइक्लिक बोले तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई साइकिल नहीं होगी, ऐसे स्ट्रेट खड़े होंगे, स्ट्रेट चेन होगी या ब्रांचिंग होगी, ठीक है। कि मतलब इसका फ्री एंड है, इसका भी फ्री एंड है, दोनों के हमारे फ्री एंड्स हैं। और यही कब हमारे साइक्लिक बन जाते हैं, जब इनके फ्री एंड्स क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर हो जाता है, तो यही साइक्लिक हो जाते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक हमारे दो टाइप के हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड योर एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं कि मतलब जो क्लोज तो हों पर बेंजीन जैसे नहीं दिखते, ठीक है। क्लोज तो होते हैं पर बेंजीन जैसे नहीं दिखते, और एरोमेटिक होते हैं जो क्लोज होते हैं और बेंजीन जैसे दिखते हैं, जैसे ये हो गया हमारा, ये भी हो सकता है, ऐसे काफ़ी कंपाउंड्स हम लोग बेंजीन जैसे देखेंगे, तो सारे क्या होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एक एक करके जानते हैं भाई। ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे पहला एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, हमारा ओपन चेन कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है, इज एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम विच मे बी ईदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड इन नेचर। तो हमारे क्या हो सकते हैं भाई, स्ट्रेट चेन हो सकती है, ठीक है, ऐसे, और ब्रांचिंग हो सकती है कि भाई ऐसे नहीं कर रहा है जुड़ने का मन, ऐसे जुड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है तो हमारे दोनों फ्री एंड्स, ठीक है, दोनों ही हमारे इसमें हमारे दो फ्री एंड्स दिख रहे हैं ना, ये भी फ्री और ये भी फ्री, यहाँ पे तीन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे फ्री एंड्स होते हैं। और जब भी इन फ्री एंड्स को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, तो हमारे क्या बन जाते हैं भाई, साइक्लिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो हैव साइक्लिक रिंग, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर। इसको मैं बताती हूँ ज़रा, अभी मैंने बताया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जो कार्बन कार्बन बन के रिंग बन जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली कुछ भी हो सकता है हमारे बेंजीन वालों को छोड़ के। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम जॉइन टू फॉर्म रिंग, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। बाकी एरोमेटिक देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर फ्यूज्ड आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। हमारी ना ऐसे भी हो सकती है बेंजीन रिंग, ऐसे भी हो सकती है बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यही हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आसान ही है ये। नेक्स्ट आओ, चलो नेक्स्ट आते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। भाई
फंक्शनल ग्रुप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर कंपाउंड, ठीक है। देखो, फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कोई एक एटम हो सकता है सिंगल, या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं कि जो कंपाउंड में फ्यूज कर कर क्या बन जाए, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करें, ठीक है, या चेंज कर दें, कुछ भी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। मैंने अभी बताया कि भाई जो भी हमारी प्रॉपर्टी आती है ना किसी भी कंपाउंड में, वो किसकी वजह से आएगी? फंक्शनल ग्रुप की वजह से आएगी, ठीक है। जैसे अभी देखते हैं, यहाँ पे देखो जरा, अभी तो हमारा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, मतलब मान लो ये CH3 था, इस CH3 में हमारा क्या गया, एक हमारा हाइड्रोजन चला गया, तो रेडिकल बन गया ये हमारा, ठीक है, रेडिकल बन गया। और ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। अब ये फंक्शनल ग्रुप जब इसमें जुड़ जाएगा ना भाई, तो पूरी की पूरी इस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अल्कोहल वाली हो जाएगी, पूरा फंक्शनल ग्रुप वाली इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। यही ऊपर अभी हमने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप क्या डिटरमाइन करती है, हमारी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फंक्शनल ग्रुप इज द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। कि फंक्शनल ग्रुप क्या कहता है भाई? अटैक करने से पहले मुझसे बात करो। अगर कोई भी इसमें हमारे रेडिकल को या हमारे कंपाउंड को कोई अटैक करता है रिएजेंट, तो वो क्या कहेगा? पहले फंक्शनल ग्रुप कहेगा पहले मुझसे बात करो, ठीक है, पहले मैं हूँ खड़ा यहाँ पे, मेरे से बात करो, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट होता है। तो वो अगर रिएजेंट कोई रिएक्ट कर रहा है या अटैक कर रहा है, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले उससे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट होता है हमारा। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि भाई जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो पूरी ही हमारी क्या फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेंगी। देखो यहाँ पे हमारा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन था, जैसे ही हम लोग अल्कोहल हमारा क्या करा, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी क्या आएगी उसकी? अल्कोहल वाली हो जाएगी ना अब, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द हाइड्रोकार्बन रेडिकल। बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी इसकी, वो किससे डिटरमाइन होंगी? वो हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से डिटरमाइन होंगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब। हाँ भाई, अब फंक्शनल ग्रुप देख तो लिया क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप अब कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये भी देखना है। सबसे पहले हमारा हैलोजन। हैलोजन ग्रुप आपको पीरियोडिक टेबल में पता होगा 17th वाला, तो वो जितने आपको वो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे क्या हैं? हैलोजन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हैलाइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये क्या हो जाते हैं हमारा यहाँ पे ना, जैसे हमने मीथेन लिया था, तो मीथेन का एक हाइड्रोजन क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं और खुद लग जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है? हमारा फंक्शनल ग्रुप लग गया हमारा Cl, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अल्कोहल ग्रुप अभी हमने देखा, अल्कोहल ग्रुप अभी हमने देखा कि हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन में क्या है, अल्कोहल लग रहा था, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा? अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम Cl की जगह क्या कर देंगे भाई? OH लगा देंगे, तो अल्कोहल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप वाले हमारे अल्कोहल्स। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होते हैं? CHO, ये याद रख लेंगे। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा भाई? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का CHO, कि हमारा अगर उस OH को हम हटा देना भाई और क्या कर दे, CHO लगा दें, या हम, ये होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये हम कहीं पे भी लगा दे किसी में, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है मेथेनल, इथेनल। अल, ये हमारा क्या है? अल जो होता है हमारा सफिक्स होता है जो बाद में लगता है, किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। अल्कोहल के लिए जैसे क्या लगता है? ऑल लगता है, ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कीटोन ग्रुप। कीटोन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन CO ग्रुप, ठीक है। जो CO ग्रुप लगता है जिसमें, वो क्या होता है? हमारा कीटोन हो जाता है भाई। ऐसे इधर भी कुछ पार्ट हो सकता है, इधर भी हमारा कुछ पार्ट हो सकता है। तो ये जो हमारे कंपाउंड हो गए, ये कौन से हो जाएंगे? हमारे कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाले, ठीक है। ये हो गया जैसे प्रोपे-2-ओन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जैसे अल लग रहा था, यहाँ पे क्या लगेगा? ओन, ठीक है, याद करेंगे इसको।
नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जहाँ पे भी आपका COOH ग्रुप लग जाए वो आपका क्या हो जाता है भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन की जगह हम लोग COOH लगा दे तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। तो इसका हमारा सफिक्स क्या हुआ, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। नेक्स्ट है एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप्स क्या होते हैं, आप में एस्टर हमारा यहाँ पे देखिए ये रहा आपका ये ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस एस्टर ग्रुप में ये R तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, बट इस R की जगह आप हाइड्रोजन रख सकते हैं, मिथेन रख सकते हैं, इथाइल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस्टर ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। भाई इसको क्यों चेंज नहीं कर सकते, इसको हम हाइड्रोजन क्यों नहीं कर सकते, अगर इसको हाइड्रोजन कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इस R को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट इस R की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, ये वाला जो है फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए भाई, फंक्शनल ग्रुप तो आसान ही होते हैं हमारे। अब आते हैं हाँ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि होमोलॉगस सीरीज होती क्या है। होमोलॉगस सीरीज एक फैमिली जैसी होती है, ठीक है, कि एक फैमिली में मेंबर्स होते हैं जो किससे डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे 14 म्यू से या CH2 यूनिट से होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बाकी पूरा सेम होता है, बस उन दोनों में डिफरेंस हम लोग करेंगे तो क्या होगा, CH2 का आएगा। तो हम लोग को ठीक से पढ़ते हैं ज़रा। Homologous series is a series of compound in which the compound show similar chemical properties, ठीक है। हमारा भाई इसमें ना फंक्शनल ग्रुप सेम होता है होमोलॉगस सीरीज में, तो ऑफ कोर्स हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। In homologous series, the two consecutive members differ in their molecular formula by CH2 unit. तो अगर ऊपर वाले मेंबर को नीचे वाले मेंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो किससे डिफर होगा, सिर्फ CH2 यूनिट से या 14 म्यू से, ठीक है। The two consecutive members, consecutive मतलब एक के बाद दूसरा, ऐसा नहीं कि थर्ड वाले को फिफ्थ से हम माइनस कर रहे हैं, वो हमारा ज़्यादा से डिफर करेगा, बट हमारे consecutive members हमेशा CH2 से डिफर करेंगे, ठीक है। The consecutive members of homologous series differs by the formula CH2 unit and differ in the molecular mass 14 म्यू। 14 म्यू कैसे, कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का, तो 14 म्यू, ठीक है। Next, all the members of homologous series can be presented by the same journal formula। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंबर्स ही तो बढ़ा रहे हैं, पर जर्नल फॉर्मूला तो हम सेम ही रखेंगे ना। हम एल्केन्स का, अगर एल्केन के बारे में लिख रहे हैं, भले ही हम सबसे पहले किसके बारे में, मिथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, ये सब हमारे उनमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जनरल फॉर्मूला सबका एल्केन का हमारा सेम रहेगा, बट हम लोग नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट मेंबर्स इन होमोलॉगस सीरीज कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अभी मैंने बताया कि उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, तो इसलिए क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी सेम होंगी, बट फिजिकल चेंज हो सकती है, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड फैमिली हैव CHO ग्रुप, ठीक है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। Their physical properties show regular gradation as the molecular mass increases। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा हम लोगों को, जैसे ही हम मॉलिकुलर मास क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहेंगी, ठीक है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथीन एंड ऑल्सो राइट द 3 सक्सीडिंग मेंबर्स विद देयर नेम। भाई ठीक है, ये आप लोगों को करना है कि भाई सबसे पहले क्या करो, केमिकल फॉर्मूला लिखो भाई इथीन का, फिर उसके बाद उसके बाकी 3 मेंबर लिखो, ठीक है। आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ और इसका आंसर लिखना शुरू करो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आइसोमेरेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आइसोमेरेज क्या होता है कि भाई हम लोग ना आइसोमेरेज उसको बोलेंगे जिसमें हमारा मॉलिकुलर कंपाउंड में मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरेज, ठीक है। आइसोमेरेज में भी हम लोगों के में क्या आता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज। भाई आइसोमेरेज ना बहुत टाइप का होता है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज पढ़ना है, ठीक है।
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कि हम लोग का ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही रहेगा, बट जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, तो उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें है आपका ब्यूटीन का आपको बनाना है, बनाइए। ब्यूटीन बोले तो कितने कार्बन, 4, नॉर्मली बना सकते हैं। तो सॉरी ब्यूटीन का बनाना है ना, गिनिए कितने हाइड्रोजन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे बना सकते हैं हम लोग ब्यूटीन का, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटीन, ये हो गया हमारा आइसोब्यूटीन, ठीक है। आप इसमें क्या करें, हाइड्रोजन बैलेंस, इसमें हाइड्रोजन यहाँ नहीं आएगा, हाइड्रोजन बैलेंस कर लें, आपकी यही आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा आपका, बल्कि स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, ठीक है। इसको बोलेंगे आप नॉर्मल ब्यूटीन, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटीन, ठीक है भाई, समझ आया। नेक्स्ट आते हैं ज़रा हम किस पे, पेंटेन का बनाते हैं हम लोग क्या, आइसोमर्स। पेंटेन के आइसोमर्स बनाते हैं। सबसे पहले पेंटेन बोले तो कितने कार्बन भाई, 5 कार्बन, ठीक है। फिर इसमें हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे इसको, ठीक है। गिन लो, 5 ही पेंटेन और 12 हमारी क्या आएंगी, हाइड्रोजन आएंगी, ठीक है। नॉर्मल इसको बोलेंगे हम, उसमें क्या बोला था, नॉर्मल ब्यूटेन, यहाँ होगा पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आइसो हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम आइसोपेंटेन। ये हाइड्रोजन मैंने बनाई नहीं है, आप लोग इसे बैलेंस कर लीजिए खुद, ठीक है। आइसोपेंटेन। नेक्स्ट क्या होगा भाई हमारा, नेक्स्ट होगा कि हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं, भाई। हमारे कितने हैं, 5 कार्बन है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग नियोपेंटेन, ठीक है। 3 होते हैं हमारे किसके, पेंटेन के, ब्यूटीन के कितने होते हैं, ब्यूटीन के ब्यूटेन के दोनों के ही 2 होते हैं, ठीक है। What should be the least number of carbon atom that are required to form branched organic compound? अगर आपको ब्रांचिंग करनी है तो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, ब्रांचिंग करनी है भाई। तो ब्रांचिंग करने के लिए इसको ज़रा यहाँ बना लेते हैं, नहीं आएगा, इसको मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। देखियो भाई, ब्रांचिंग करनी है, ठीक है। कार्बन में तो नहीं हो पाएगी 3 वाले में, कि अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगी तो भाई हमारी चेंज होगी, वो तो स्ट्रेट ही रहेगी। तो एटलीस्ट हमें 4 कार्बन चाहिए ब्रांचिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए भाई, हाँ भाई, अब क्या है, हम लोग ना थोड़ा थोड़ा अभी हम लोगों ने, मैंने कहा कि हम लोग इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं कार्बन के, तो उनके बारे में पढ़ ही लेते हैं ना 1-2 के बारे में, कि हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं डेली लाइफ में, उनके हम यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा, हाँ भाई, इथेनॉल। इथेनॉल का यूज देखते हैं सबसे पहले, क्या होगा। इट इज कलरलेस लिक्विड विद प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। कलरलेस होता है और स्मेल प्लीजेंट होती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब वाटर से कम। लाइटर देन वाटर, डेंसिटी इसकी पानी से कम होती है। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में अगर हम लोग इथेनॉल को डिसॉल्व करेंगे तो क्या डिसॉल्व हो जाएगा, पैक बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का पीएच जो है 7 होगा, ठीक है। न्यूट्रल हमारा होता है ये। नेक्स्ट कोवेलेंट कंपाउंड है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हाईली फ्लेमेबल है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, इथेनॉल की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि अब क्या है। हम इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला देख रहे हैं कंबंशन, मतलब क्या कराएंगे हम, C2H5 की रिएक्शन किससे करा देंगे भाई, O2 से करा देंगे, क्या बन जाएगा,
CO2 प्लस H2O, ठीक है। कंबंशन की रिएक्शन आसान, ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगी। नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन बोले तो हमारे ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन हम किसके प्रेजेंस में कराएंगे, या तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है KMnO4, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका क्या होता है K2Cr2O7, ठीक है। देखो जरा इसकी KMnO4 वाली करा लेते हैं, कुछ भी यूज करो, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, आपका सेम ही बनेगा, ठीक है। हाँ जी भाई, इसकी हम लोगों ने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करानी है, तो क्या बन जाएगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा हमारा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा COOH लग जाएगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, CH2COOH CH3COOH लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे कितने कार्बन थे भाई, 2 कार्बन थे, और वहाँ पे भी कितने कार्बन रहेंगे, 2 कार्बन ही रहेंगे, और एक कार्बन हमारा किसका आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हमारा क्या हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, बताइए जरा, इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद सोडियम मेटल, तो हम लोग C2H5OH की रिएक्शन कराएंगे किससे भाई, सोडियम मेटल से कराएंगे, ठीक है। तो इसमें कहा है H2 गैस होगी, बट हम लोग एक की रिएक्शन कराएंगे तो सिर्फ एक ही H रिलीज होगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये H जो होगा ना भाई, ये H जो है रिप्लेस कर देगा सोडियम, ठीक है। तो क्या बना हमारा C2H5ONA, 2 लिए थे हमने, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, स्टार 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 स्टार, 5 स्टार लगा लो इस पे, ठीक है। इथेनोइक एसिड से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, लिखिए जरा भाई, इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस C2, इसको ना जरा उल्टा लिखो पहले, ठीक है। उल्टा लिखा है मैंने इसको, उल्टा लिखने से क्या फ़ायदा होगा भाई, कि हम लोगों को ना दिखने लग जाएगा कि क्या करना है, किस चीज़ को हटाना है। यहाँ पे दिख रहा है ये OH, यहाँ पे दिख रहा है ये H, ठीक है। देखो सबसे पहले याद रखो, हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, CH3COH की, ठीक है। किसके साथ, इसके अपने अल्कोहल के साथ, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बोला है मैंने, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के बारे में एक बात याद रख लो कि भाई ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोले तो वाटर का लॉस करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा वाटर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, एस्टर बन जाएगा, ठीक है। CH3, ठीक है ठीक है, CH3CO2H5, ठीक है। ये जो हमारा बना, ये क्या बना हमारा, एस्टर बन गया। एस्टर की प्रॉपर्टी होती है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है वो, ठीक है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आइए जरा, हाँ भाई, अभी सेम मैंने बताया कि यहाँ पे भी हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करा रहे हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, पानी निकाल देता है, ठीक है। तो हम लोग इसका बनाते हैं जरा, H यहाँ OH H, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, H2SO4 से करा रहे हैं, H2SO4 से, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा भाई, ये क्या कहेगा कि भाई मुझे ना एक ही चीज़ आती है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। मैं ना पानी को क्या करूँगा, अलग कर दूंगा। तो ये पानी हम लोग का दिख रहा है, ये पानी मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, C2H4 बन जाएगा हमारा इथीन, ठीक है।
यहाँ से पानी बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा C2H4, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, वाटर, ठीक है। समझ आया इतना? ये रिएक्शंस, ये वाली रिएक्शन और जिससे पहले वाली रिएक्शन है, जितनी भी रिएक्शन पड़ी है ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 स्टार है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यूजेस क्या क्या होते हैं इसके डेली लाइफ में। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, वार्निशेस, लिकर्स, मेडिसिन, परफ्यूम, डाइज, सोप्स एंड सिंथेटिक रबर, ठीक है। Used as a solvent, many organic compounds which are insoluble in water are soluble in ethyl alcohol। मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो वाटर में नहीं घुलते हैं बट इसमें घुल जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है। Being a good solvent, it is used in medicine such as tincture of iodine। भाई तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा tincture of iodine क्या होता है, जब आयोडीन को हम अल्कोहल से क्या करेंगे, रिएक्ट कराते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, tincture of iodine बन जाता है, ठीक है। यूज एज अ फ्यूल इन व्हीकल मिक्स विद पेट्रोल। पेट्रोल में हम लोग क्या इसको मिक्स कर देते हैं ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए हमारा थोड़ा बढ़ जाए और हमारा वो फ्रीज ना हो, ठीक है। यूज इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है, तो पता ही होगा। यूज इन द एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वुंड्स एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट भाई हमारा एक लास्ट कंपाउंड और हम लोगों को पढ़ना है, उससे पहले ज़रा इसका डीनेचुरेशन देख लेते हैं। तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों को बस ऐसे याद रखना है कि भाई कि अल्कोहल्स को किसी चीज़ से हम रिएक्ट करा देते हैं और रिएक्शन के बाद क्या होता है, वो पीने के लिए अनफिट हो जाती है, ठीक है, इसी को डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। देखिए, ethyl alcohols which has been made unfit for drinking by adding small amount of poisonous substances such as methanol, pyridine or copper sulfate is known as denatured alcohol। तो डीनेचुरेट अल्कोहल वही होती है भाई कि हम लोग नॉर्मल अल्कोहल में क्या कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस मिला देते हैं, जैसे पायरिडीन हो गया तुम्हारा, कॉपर सल्फेट हो गया, यही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पी नहीं पाएंगे, उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। पायरिडीन इज योर हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक बोले तो कार्बन के अलावा भी इसमें कुछ और हमारा क्या आएगा, एटम आएगा। कार्बन के अलावा क्या आ रहा है भाई, नाइट्रोजन आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये हमारे कार्बन 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 और ये तुम्हारा पायरिडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो। अभी हाँ, टेस्ट ऑफ अल्कोहल ये हम पढ़ चुके हैं, बस हम लोगों को थोड़ा इसमें याद रखना है। टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स में क्या है, टेस्ट हम लोगों को पता है, अगर मैंने तुम लोगों को दिया है अल्कोहल तो तुम लोग कैसे पहचानोगे कि मैंने अल्कोहल ही दिया है। तो अभी हमने रिएक्शन कराई थी भाई किसकी, सोडियम मेटल की अल्कोहल से। तो सोडियम मेटल की अल्कोहल से रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ था, वहाँ पे H2 गैस क्या हुई थी, लिबरेट हुई थी। और आपको पता है H2 गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो पॉप साउंड से क्या हुआ, पॉप साउंड आती है उसमें, अगर हम उसको बर्न करें तो वही, इसीलिए हम इसे पॉप टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, H2 गैस अगर लिबरेट हो रही होगी तो उसको क्या कर देंगे, हम लोग जला के देखेंगे, आवाज़ आ रही है तो ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। एक और मैंने आपको बताया था कि अभी हमने इसकी रिएक्शन एथेनोइक एसिड के साथ कराई थी, तो एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराने के बाद मैंने बताया था एस्टर बना था। और एस्टर की प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि स्वीट स्मेलिंग या बहुत ही अच्छी खुशबू वाला क्या होता है, ये सब्सटेंस होता है। तो ठीक है, अगर स्वीट स्मेलिंग आपका सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, एस्टर बन रहा है, ठीक है, खुशबू आ रही है, तो ये भी आपका क्या है, पक्की बात है, अल्कोहल है। रिएक्शन हम इनकी देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ मैंने कहा अब एक लास्ट हमारा क्या बचता है अल्कोहल के बाद, एथेनोइक एसिड, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ सोर टेस्ट एंड अ पंजेंट स्मेल, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 118 डिग्री, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही ज़्यादा हमारे किससे, वाटर से। सेम डेंसिटी एज वाटर, स्लाइटली मोर, ठीक है। डेंसिटी क्या है, याद करने की जरूरत नहीं है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस, ठीक है, वो भी हमारा सॉल्युबल था, ठीक है, ये भी हमारा सॉल्युबल है, वो भी बोले तो अल्कोहल। इथेनॉल मतलब pH क्या होगा इसका, 4। मैंने बोला एसिड है तो pH 7 से कम होगा, ठीक है, वीकली एसिडिक। इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। प्योर इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड
glacial ethanoic acid at the melting point of the pure ethanoic acid is 17 degrees Celsius and hence it often freezes in cold climate and forms a colorless icy liquid। तो एक आइस जैसा सब्सटेंस बना लेता है ये फ्रीज होने के बाद, तो इसीलिए इसका नाम ग्लेशियल इथेनोइक एसिड पड़ गया, ठीक है। और नीचे लिखा है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये क्या होगा आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा कैसे, तो ये भी हमने जरा CH3COOH, ठीक है, ये किस में टूट जाएगा, ये इन दोनों में टूट जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमारे आयंस फॉर्म हो गए। मैंने बताया था अगर आयंस फॉर्म हो जाएंगे तो क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बिल्कुल होगी भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक ही देखनी है हम लोगों को। नेक्स्ट देखिए भाई, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एज इट प्रोड्यूस एच आयन, ये हमें पता है कि एसिड है तो भाई ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टू ऑरेंज, ऑरेंज किसके लिए इंडिकेट करता है, अगर रेड आता है तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑरेंज आता है तो वीक एसिड है, ठीक है, तो वीक एसिड फॉर ऑरेंज, ठीक है। प्रोड्यूस CO2 गैस विथ ब्रिस्क एफोवेंसिस, ठीक है, हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। हमारा क्या बनेगा इसमें CO2 प्लस H2O। तो CO2 क्या करता है, हमारा ब्रिस्क एफोवेंसिस देता है, इसको हम एज अ टेस्ट भी यूज कर सकते हैं कि भाई हम लोग का CH3 ये हमारा इथेनोइक एसिड है या नहीं है। हमारी CO2 की ब्रिस्क एफोवेंसेस आएंगी तो CO2 है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद अल्कोहल्स, भाई अभी इसकी रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, 2 बार हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि अभी हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए एस्टर। नेक्स्ट यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड के यूजेस देखते हैं भाई। सबसे पहले डाइल्यूट इथेनोइक एसिड इज यूज्ड टू फॉर्म विनेगर्स, ठीक है, विनेगर वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसीटोन, एसीटोन कहाँ आपका नेल पेंट रिमूवर वगैरह में यूज होता है। एज एस्टर यूज इन परफ्यूम, एस्टर परफ्यूम में यूज होता है, ठीक है। यूज इन मेकिंग सेलुलोज एसिटेट, सेलुलोज एसिटेट क्या होता है आपका आर्टिफिशियल फाइबर होता है, मतलब ऐसा फाइबर जो मैन मेड है, ठीक है। यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज प्लास्टिक एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। यूज इन यूज टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स, ठीक है, तो जो हमारा लेटेक्स होता है उससे रबर बनाने में यूज होता है। कोगुलेशन मतलब होता है कि जमा देना, ठीक है, हार्ड टाइप सब्सटेंस बनाना, जैसे यहाँ पे अभी लिक्विड दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा कोगुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट भाई एक हमारा लास्ट टॉपिक इसका बचा है सोप्स, ठीक है, सोप्स के बारे में और डिटर्जेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होते हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, ठीक है। देखिए A soap is a sodium or potassium salt of a long chain carboxylic acid which has cleansing property in water, ठीक है, पता है soap is used for cleansing action, ठीक है। Next example sodium stearate and sodium palmitate, ठीक है, कुछ भी एक याद कर लो, कोई तुमसे इसका ये नहीं पूछेगा भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, नाम याद कर सकते हो, अच्छी बात है, एग्जाम्पल में लिखा ना अगर पूछा जाए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। हम लोग क्या फैट या ऑयल को NaOH से क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो सोप बन जाएगा और ग्लिसरॉल बन जाएगा, ठीक है, आसान है। तुम लोग को रिएक्शन बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा, वैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, अगर देखना है तो मैं PDF ये पूरा प्रोवाइड करूंगी, टेलीग्राम ग्रुप पे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल विद एल्कली इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है भाई कि जो हमारी प्रोसेस है ना, ये अभी जिससे हमने सोप बनाया है इसी को क्या बोलेंगे, सपोनिफिकेशन, सोप बनाने की प्रोसेस। ये आप देख लेंगे या मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सोप, 2 होते हैं इसमें, 2 टाइप,
ठीक है। एक पार्ट होता है जो आपका हाइड्रोफोबिक होता है, एक पार्ट होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक बोले तो ये पार्ट है आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये है आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी हेटिंग, पानी से नफरत करता है। हाइड्रो वाटर फिलिक बोले तो लविंग, ठीक है। एक पार्ट जो है पानी से डरेगा और एक पार्ट पानी की तरफ जाएगा, तो दो पार्ट होते हैं हमारे सोप के, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन दो पार्ट से क्या फर्क पड़ता है हम लोग क्लींजिंग एक्शन में। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। When a soap is dissolved in a water, it forms a colloidal suspension in water in which soap molecule is clustered together to form spherical missile। ठीक है भाई, देखो ये क्या कह रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जब एक वाटर हमारी क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट है ना, ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, पानी बाहर की तरफ है, याद रखना है, ठीक है, पानी बाहर की तरफ है। अब क्या है, ये वाटर ड्रॉप ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है, इसके चारों तरफ जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है हमारा क्या हो जाएगा, अलाइन कर लेगा खुद को, और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ है, वाटर हमारा बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ऐसे क्या एक हमारा स्फेरिकल टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा, उसको ही बोलेंगे हम मिसल फॉर्म किया है, ठीक है। अब ऐसे क्या करेंगे हम, थोड़ा सा क्या करेंगे, एजिटेट करेंगे या कपड़ों को हिलाएंगे या धोएंगे, तो उससे क्या होगा, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये इसको इसके उसमें आ जाएगा पार्ट में और ये हट जाएगी, ठीक है। देखो, when the dirt cloth is agitated in soap solution, the oily and greasy particle present in its surface and entrapped by the soil missile and get dispersed in water, ठीक है। तो ये इसके पार्ट में आ जाएगी, इसको हम अलग अलग करके वो क्या हो जाएगा, पूरा वाटर में ही डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे कपड़े धुल जाएंगे। नॉट सुटेबल, ये याद रखेंगे हम, हार्ड वाटर में हमारा ये सोप सोल्यूशन या सोप हमारे हार्ड वाटर में क्या करते हैं, वॉश नहीं कर पाते क्लोथ्स को, ठीक है, बल्कि और ऊपर से एक स्कम बना लेते हैं या स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। जैसे नीचे लिखा है, बिकॉज सोप रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम, ठीक है। वो लोग क्या एक ऐसा सब्सटेंस बना लेंगे, सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होगा, और क्या पूरा वॉशिंग क्लॉथ का जो भी हमारा मैकेनिज्म होगा रुक जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो हार्ड वाटर में क्या करेंगे, नहीं करेंगे वॉश क्लॉथ, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, वो भी सोप जैसे ही होते हैं, ठीक है। दो दे हैव द क्लींजिंग प्रॉपर्टी लाइक सोप, दे डू नॉट कंटेन यूजुअल सोप केमिकल लाइक सोडियम स्टेरेट। होते तो क्लींजिंग एक्शन ही करते हैं, बट सोप से थोड़े अलग होते हैं। वो क्या होते हैं, अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, याद कर लेंगे क्या होता है। डिटर्जेंट्स आर द अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींजिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि वो हार्ड वाटर में भी हमारा क्या करते हैं, कपड़े धो देते हैं, ठीक है। देन सोप एज दे यूज फॉर वॉशिंग इवन इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में भी क्या करेंगे भाई, कपड़े धो देंगे, ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस कॉज पोल्यूशन। भाई वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, सॉइल में क्या करेंगे, डिग्रेडेट नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे भाई, हार्म करेंगे हमारे किसको, और पोल्यूशन करेंगे, ठीक है, सॉइल को हार्म करेंगे और पोल्यूशन कॉज करेंगे। नो स्कम फॉर्मेशन विद हार्ड वाटर, मैंने अभी बताया कि भाई स्कम फॉर्मेशन तो होगी ही नहीं, वो तो हमारे हार्ड वाटर में भी क्या करेंगे, क्लींजिंग एक्शन शो कर देंगे, ठीक है। हाँ भाई, इतना ही था आपका। मैं होप करती हूँ कि आपको समझ आया होगा पूरा का पूरा। आप लोग को बस एक बार और इसको क्या करना है, इस पीपीटी को उठा के देख लेना और उसको एक बार बस रिवाइज करना, और आपका पूरा कार्बन एंड कंपाउंड गुड टू गो हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी पीपीटी है आपको कहाँ मिलेगी, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसी मेहनत करते रहो और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आओ।